हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ जॉइंट एंड रेंज ऑफ मोशन, यानी ROM। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में भी आएगा थोड़ा सा। तो जैसे आप अपना हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, आप अपना हाथ ऊपर उठाइए। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना हाथ जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए, तो आपका शोल्डर आपका जो शोल्डर है एक पर्टिकुलर रेंज तक मूव करेगा, है ना। आपका शोल्डर एक पर्टिकुलर मूवमेंट तक मूव करेगा। अब किसी पेशेंट का शोल्डर पेन की वजह से सिर्फ आधा ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब किसी पेशेंट का जो शोल्डर है वो आधा ही ऊपर जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का शोल्डर कितना मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट को मेज़र करने के लिए हम ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट करते हैं। जैसे जॉइंट मेज़रमेंट मीन्स किसी जॉइंट की मूवमेंट को मेज़र करना। ठीक है, जॉइंट मेज़रमेंट मीन्स किसी जॉइंट की मूवमेंट को मेज़र करना। और रेंज ऑफ मोशन मीन्स जॉइंट मैक्सिमम कितना मूव कर पा रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन को हम जनरली डिग्री में मेज़र करते हैं। रेंज ऑफ मोशन को हम लोग जनरली डिग्री में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट का नी 90 डिग्री तक बेंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि मेजर्ड नी फ्लेक्शन 90 डिग्री है। इसीलिए हम देखेंगे कि डिफरेंस जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन प्रैक्टिकली कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेंज ऑफ मोशन से। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन में पहला है, आप एक चेयर पर बैठे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही बता रही हूँ। जैसे आप एक चेयर पे बैठे हैं, आप अपने नी को बेंड करते हो, ये मूवमेंट नी फ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ये मूवमेंट कौन सा है, नी फ्लेक्शन है। ठीक है, और अब अगर आपका नी इजीली बेंड हो रहा है तो आपका अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अच्छा है। लेकिन अगर इंजरी के बाद नी सिर्फ थोड़ा सा बेंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि नी का रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ का। चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या फिर फ्लोर पर बैठे हैं। ये इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या होती है, नी को बेंड करना पड़ता है इन तीनों एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अगर नी प्रॉपरली बेंड नहीं होंगी तो ये डेली एक्टिविटीज़ डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ठीक, ये डेली एक्टिविटीज़ कैसे हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, है ना। इसी वजह से फिजियोथेरेपी में रेंज ऑफ मोशन को मेज़र करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल प्रिंसिपल। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में है कि पहले दिया हुआ एक्सप्लेन द प्रोसीजर और टू द पेशेंट, है ना। अगर मैं पेशेंट का नी मेज़र करने वाली हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, आगे चल के हम यही काम करने वाले हैं, तो हम लोग पेशेंट का नी मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंट से पहले हम क्या कहेंगे, पेशेंट से कहेंगे मैं आपके नी की मूवमेंट मेज़र करूँगी, आपको बस मेरी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग लेग मूव करना है। ठीक है, इससे पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर पोजीशनिंग। तो पेशेंट की पोजीशनिंग करेक्ट होनी चाहिए, उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम नी फ्लेक्शन मेज़र कर रहे हैं तो पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन में रखना होगा। अगर पेशेंट गलत पोजीशन में है तो मेज़रमेंट इनएक्यूरेट आ सकता है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन।
तो स्टेबलाइजेशन में क्या है, स्टेबलाइजेशन का मतलब है बॉडी की अननेसेसरी पार्ट को स्टेबल रखना। जैसे अगर हम हिप मूवमेंट मेज़र कर रहे हैं और पेशेंट का पेल्विस भी मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है, तो हमें फॉल्स रेंज ऑफ मोशन मिल सकती हैं। नेक्स्ट है, इसीलिए थेरेपिस्ट बॉडी के रिक्वायर्ड पार्ट को स्टेबलाइज रखता है, ठीक है, स्टेबलाइज करके रखता है। नेक्स्ट है करेक्ट अलाइनमेंट। करेक्ट अलाइनमेंट, गोनियोमीटर को करेक्ट एनाटॉमिकल लैंडमार्क पर अलाइन करना होता है। गोनियोमीटर को अंदाज से नहीं लगाना है, बल्कि जो उसकी लैंडमार्क्स है उसी के अलाइन में करना होता है। उसको स्पेसिफिक एनाटॉमिकल लैंडमार्क के अकॉर्डिंग प्लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गोनियोमीटर, ठीक है। गोनियोमीटर तो हमने अपनी पिछली क्लास में गोनियोमीटर पढ़ा ही है, आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। यूज़ गोनियोमीटर फॉर एक्यूरेसी, मतलब गोनियोमीटर को आप सिंपल लैंग्वेज में जॉइंट मूवमेंट मेज़र करने वाला एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में हम प्रोटेक्टर से एंगल मेज़र करते थे, वैसे ही फिजियोथेरेपी में हम गोनियोमीटर का यूज़ करके जॉइंट का एंगल मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ पेशेंट अपना एल्बो बेंड करता है, हम देखना चाहते हैं कि एल्बो कितने डिग्री तक बेंड हुआ। हम गोनियोमीटर को एल्बो के करेक्ट एनाटॉमिकल लैंडमार्क पर प्लेस करेंगे। पेशेंट एल्बो बेंड करेगा और गोनियोमीटर हमें डिग्री रीडिंग देगा, ठीक है। जैसे 90 डिग्री तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन कितना हुआ, 90 डिग्री पर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन, तो पहला है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक, इसमें दिया हुआ है पहला एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि पेशेंट खुद मूवमेंट करता है। इसमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में पेशेंट खुद मूव करता है, ठीक है। आप अपना नी खुद बेंड कीजिए, ऐसा हम बोलते हैं। पेशेंट अपनी मसल्स की हेल्प से नी बेंड करता है, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। डेली लाइफ एग्जांपल में जैसे आप खुद अपना हाथ ऊपर उठाकर मतलब अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये एक्टिव है, ठीक है। जैसे आप खुद से अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, बैठ रहे हैं, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। इसमें थेरेपिस्ट या एग्जामिनर जॉइंट को मूव करता है। इसमें कौन मूव करता है, थेरेपिस्ट या एग्जामिनर। पेशेंट खुद एफर्ट नहीं कर रहा इसमें, ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन है। ये कौन सा रेंज ऑफ मोशन है, ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन है। इजीली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इजीली बताऊं तो पेशेंट रिलैक्स करेगा, ठीक है, थेरेपिस्ट मूव करेगा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट रिलैक्स करता है और थेरेपिस्ट जो है वो मूव करता है। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में इसमें पेशेंट खुद मूव करता है, ठीक है। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट खुद मूवमेंट करता है, लेकिन थेरेपिस्ट हेल्प करता है। इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। पेशेंट अपना शोल्डर ऊपर रेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वीकनेस के कारण आर्म कंप्लीटली ऊपर नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं जा रहा। थेरेपिस्ट उसको सपोर्ट देकर मूवमेंट कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन है। जैसे पेशेंट भी काम करे या जैसे क्या होता है, पेशेंट भी काम करे और थेरेपिस्ट भी हेल्प करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है शोल्डर जॉइंट। अब स्टार्ट हुआ आपका शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में क्या है
यहाँ हम शोल्डर फ्लेक्शन मेज़र कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन मेज़र कर रहे हैं। शोल्डर फ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग है आर्म को बॉडी के फ्रंट से ऊपर ले जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं, ठीक है। आप मिरर के सामने खड़े हैं और हाथ ऊपर उठा रहे हैं अपने बालों को बनाने के लिए। ये आप सेल्फ पर रखी हुई कोई चीज़ उठाने के लिए आर्म ऊपर उठा रहे हैं, या फिर आप कोई सेल्फ पे रखी हुई चीज़ को उठाने के लिए अपने आर्म को ऊपर उठा रहे हैं, या शोल्डर मूवमेंट का सिंपल एग्जांपल है। ये सब क्या है कि शोल्डर मूवमेंट के जो सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। मेज़रमेंट पेशेंट अप्रोप्रिएट पोजीशन में होगा, आर्म साइड में होगा। पेशेंट से कहेंगे, अब पेशेंट से कहा जाएगा कि अपना आर्म सामने से ऊपर उठाइए। थेरेपिस्ट गोनियोमीटर को शोल्डर के अप्रोप्रिएट एक्सेस पर प्लेस करेगा। स्टेशनरी आर्म को फिक्स्ड एनाटॉमिकल रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलाइन करेगा। मूवेबल आर्म को ह्यूमरस के अलोंग अलाइन करेगा, ठीक है। पेशेंट आर्म को जितना पॉसिबल हो ऊपर ले जाएगा। जब गोनियोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि गोनियोमीटर, जब पेशेंट ने हाथ ऊपर किया, गोनियोमीटर लगा दिया, ठीक है, उसके राइट एक्सेस पे प्लेस कर दिया, तब जाके क्या होगा, गोनियोमीटर की रीडिंग हम नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है, जैसे इसका एग्जांपल, सपोज़ रीडिंग आई है 160 डिग्री। रीडिंग कितनी आई है, 160 डिग्री। तो हम रिकॉर्ड करेंगे शोल्डर फ्लेक्शन 160 डिग्री। अगर दूसरे पेशेंट में सिर्फ 90 डिग्री मूवमेंट आ रही है तो दोनों पेशेंट के रेंज ऑफ मोशन में डिफरेंस है। इसी तरह हम प्रोग्रेस भी कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है, ये गोनियोमीटर है, ठीक है। ये गोनियोमीटर है और इसी को ही प्लेस करके हम देखते हैं पेशेंट की मूवमेंट, ठीक है। अब एल्बो फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो फोर आर्म को अपर आर्म की तरफ बेंड करना। ये कैसे करते हैं, फोर आर्म को अपर आर्म की तरफ बेंड करना, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत इजी एग्ज़ाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए। आप स्पून से खाना खा रहे हो या फिर आप स्पून को माउथ के पास लाते हो, इस मूवमेंट के लिए एल्बो बेंड होता है। इस मूवमेंट के लिए क्या होता है, एल्बो बेंड होता है, ठीक है। एल्बो बेंड होता है। ये एल्बो फ्लेक्शन का बहुत इजी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। अगर ग्लास को अपने माउथ के पास लाकर वाटर पी रहे हैं, ठीक है, ये भी एल्बो बेंड हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, एल्बो बेंड हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट अगर देखें तो पेशेंट का एल्बो इनिशियली एक्सटेंड पोजीशन में हो सकता है। अब पेशेंट को कहेंगे अपना एल्बो बेंड कीजिए। गोनियोमीटर का एक्सिस लेटरल एपिकंडाइल के एरिया में प्लेस किया जाता है। स्टेशनरी आर्म ह्यूमरस के अलोंग अलाइन किया जाता है। मूवेबल आर्म फोर आर्म के अलोंग अलाइन होता है, ठीक है। अब पेशेंट एल्बो बेंड करेगा, ठीक है। सपोज़ उसका गोनियोमीटर रीडिंग आया है 90 डिग्री, तो हम कहेंगे एल्बो फ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। एल्बो का सेंटर पॉइंट एक्सिस अपर आर्म साइड स्टेशनरी, एल्बो का सेंटर पॉइंट एक्सिस अपर आर्म साइड स्टेशनरी आर्म और फोर आर्म साइड मूवेबल आर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट जॉइंट ये क्या है, रिस्ट एक्सटेंशन। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं रिस्ट जॉइंट की, ठीक है। रिस्ट जॉइंट में रिस्ट एक्सटेंशन होता है। रिस्ट एक्सटेंशन का मतलब है हैंड को फोर आर्म के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना। जैसे
एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आप किसी को अपने हाथ से स्टॉप का सिग्नल देते हो। जब पाम सामने होता है और रिस्ट पीछे की तरफ होता है, ठीक है, एक्सटेंड होता है, तो रिस्ट एक्सटेंशन को ईज़िली समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट फोर आर्म को स्टेबल रखा जा सकता है। ठीक है, और रिस्ट को रिक्वायर्ड पोजीशन में रखा जाता है। गोनियोमीटर का एक्सेस रिस्ट के अप्रोप्रिएट लैंडमार्क पर प्लेस किया जाता है। ठीक है, स्टेशनरी आर्म फोर आर्म के अलोंग होता है। मूवेबल आर्म हैंड के अलोंग होता है। पेशेंट रिस्ट को एक्सटेंड करता है। फिर डिग्री रीडिंग नोट की जाती है। सपोज़ की रीडिंग आई है 60 डिग्री। ठीक है, सपोज़ की रीडिंग आई है 60 डिग्री, तो हम रिकॉर्ड करेंगे रिस्ट का एक्सटेंशन 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हिप जॉइंट पे। हिप जॉइंट हिप फ्लेक्शन का मतलब है, इसमें हिप फ्लेक्शन दिया हुआ है, तो हिप फ्लेक्शन का मतलब है आपका थाई को बॉडी के फ्रंट की तरफ ऊपर लाना। ठीक है, थाई को बॉडी की तरफ, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हाँ एग्ज़ाम्पल दे दूँ आपको, आप बेड पर लेटे हो और अपना नी चेस्ट की तरफ लाते हो। इस मूवमेंट में हिप फ्लेक्शन होता है। इस मूवमेंट में क्या होता है? हिप फ्लेक्शन होता है। ठीक है, और इसका मेज़रमेंट क्या है? पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, एक लेग को मेज़र किया जाता है। थेरेपिस्ट पेशेंट को हिप फ्लेक्स करने के लिए बोलता है। अपना नी चेस्ट की तरफ लाइए। ठीक है, गोनियोमीटर का एक्सेस ग्रेटर ट्रोकेंटर के एरिया में प्लेस किया जाता है। स्टेशनरी आर्म ट्रंक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। मूवेबल आर्म फीमर के अलोंग अलाइन होता है। अब मूवमेंट के एंड पर रीडिंग नोट करते हैं। सपोज़ रीडिंग आई 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री, तो ये हिप फ्लेक्शन का क्या है? 110 डिग्री आया है। नेक्स्ट है नी जॉइंट। नी जॉइंट में क्या है कि लोअर लेग को थाई की तरफ बेंड करना। डेली लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो चेयर पर बैठना। जब आप चेयर पर बैठे हो नी बेंड होता है। ठीक है, जब आप चेयर पर बैठे हो तो नी बेंड होता है। ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ, जैसे स्टेयर्स चढ़ना। ठीक है, जैसे क्या स्टेयर्स चढ़ना, स्क्वाटिंग या फ्लोर पर बैठना। ठीक है, स्क्वाटिंग या फिर फ्लोर पर बैठना, इन सब एक्टिविटीज़ में नी फ्लेक्शन रिक्वायर्ड होता है। मेज़रमेंट क्या है इसका? पेशेंट को अप्रोप्रिएट पोजीशन में रखेंगे। नी इनिशियली एक्सटेंड पोजीशन में हो सकता है, और अब पेशेंट से कहेंगे अपना नी बेंड कीजिए, हील को हिप की तरफ लाइए। गोनियोमीटर का एक्सेस नी के लेटरल कंडाइल के एरिया में प्लेस किया जाता है। स्टेशनरी आर्म फीमर के अलोंग अलाइन किया जाता है। मूवेबल आर्म लोअर लेग के अलोंग अलाइन किया जाता है। और अब पेशेंट की नी बेंड करेगा। पेशेंट क्या करेगा? अपना नी बेंड करेगा। थेरेपिस्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब इसकी रीडिंग मानिए, सपोज़ इसकी रीडिंग आई है 100 डिग्री। 100 डिग्री इसकी रीडिंग आई है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे नी फ्लेक्शन कितना हुआ? 100 डिग्री। अब मान लीजिए ट्रीटमेंट के पहले इसकी फ्लेक्शन कितनी आई थी? 80, और 2 वीक्स फिजियोथेरेपी के बाद इसकी आई है 110 डिग्री। ठीक है, नी फ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पेशेंट रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, पेशेंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव हुआ है, यानी रीज़न है कि रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस चेक करने में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, मैंने आपको इसमें गोनियोमीटर बताया, जो गोनियोमीटर की स्केल आपको नज़र आ रही है। ठीक है,
तो गोनियोमीटर को लेके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हर जॉइंट में बेसिकली हमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। बेसिकली 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। एक्सिस, गोनियोमीटर का सेंटर पॉइंट कहाँ लगेगा। स्टेशनरी आर्म, जो बॉडी पार्ट रिलेटिवली फ्लेक्स्ड है उसके अलोंग आर्म लगेगा, ठीक है। मूवेबल आर्म, जो बॉडी पार्ट मूव कर रहा है उसके अलोंग आर्म लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको फार्मूला बता दूँ, एक्सिस कहाँ होता है, सेंटर पे। स्टेशनरी आर्म फिक्स्ड साइड होती है, मूवेबल आर्म मूविंग साइड होती है, ठीक है। फिर मूवेबल कंप्लीट डिग्री रीड रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है, एल्बो फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन पढ़ा, हिप फ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है। और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पढ़ा, पैसिव रेंज ऑफ मोशन पढ़ा, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन पढ़ा। गोनियोमीटर से हम जॉइंट के मूवमेंट के एंगल मेज़र करते हैं, ये भी हमने समझा, ठीक है। करेक्ट पोजीशन, करेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट आपका करेक्ट अलाइनमेंट, करेक्ट मूवमेंट, फिर करेक्ट डिग्री रीडिंग और फिर रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप ये सीक्वेंस समझ गए तो आप किसी भी जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट ईज़िली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है क्लास। तो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है। अगर आप लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं अपना, ठीक है, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। और एक नेक्स्ट कोर्स है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए है लीगल गवर्नमेंट कोर्स। आपके लिए है लीगल गवर्नमेंट कोर्स जिसका नाम है CCH। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा। और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000 और ये 1 साल का कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, ठीक है। इन दोनों की फ़ीस है 25,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।